to discuss about regulation of cell cycle, कि जो सेल साइकिल है उसका किस तरीके से रेगुलेशन होता है, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे, और किस तरीके से जो फेजेस होती हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज में किस तरीके से रेगुलेशन होता है एक सेल साइकिल का, उस चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो 4 फेजेस होती हैं सेल साइकिल की, ठीक है। फर्स्ट फेज होती है G1 फेज, सेकेंड फेज होती है S फेज, ठीक है, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और जो थर्ड फेज होती है वो होती है G2 फेज, और फोर्थ फेज होती है जो M फेज होती है जिसमें माइटोसिस होता है, ठीक है। और ये जैसे कि माइटोसिस या फिर मियोसिस जो है वो M फेज में होता है। सो यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। सो ये क्या है, ये है एम फेज, ठीक है। और अगर जो सेल है वो अगर क्वेश्चन स्टेज में है, मतलब अभी वो डिवीजन में नहीं, G1 फेज में नहीं आई है और क्वेश्चन फेज में है, तो उसको G0 फेज भी कहा जाता है और क्वेश्चन फेज भी कहा जाता है उसको। सो जैसे ही ग्रोथ फैक्टर आते हैं एक सेल के पास, ठीक है, वो सेल जो है उसको सिग्नल मिलता है बाहर से कि आपको अब डिवाइड करना है, तो वो G1 फेज में जाता है, फिर S फेज में अपना डीएनए सिंथेसाइज करता है, फिर G2 फेज आती है। G1 और G2 क्या है, ये है ग्रोथ फेजेस, ठीक है, और फिर होती है एम फेज। सो हम देखेंगे कि किस तरीके से इन फेज, ये जो फेज हैं, ये डिफरेंट फेजेस हैं, वो किस तरीके से रेगुलेट की जाती हैं सेल साइकिल के ड्यूरिंग। सो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स जिनको बोलते हैं। ये मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर बने होते हैं सीडीके से और साइक्लिन से। साइक्लिन और सीडीके दो प्रोटीन्स होते हैं। साइक्लिन क्या होता है, ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन होता है जो कि किसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। सीडीके क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। सो सीडीके क्या होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं, और काइनेज क्या होते हैं, जो कि फोस्फोराइलेशन करते हैं किसी प्रोटीन का। सो किस तरीके से ये फोस्फोराइलेशन करते हैं, कौन से प्रोटीन्स को फोस्फोराइलेशन करते हैं, डिटेल में आगे समझेंगे, ठीक है। तो साइक्लिन्स क्या होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जो कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो सीडीकेज होती हैं उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। और 4 टाइप के साइक्लिन्स को आज हम पढ़ेंगे, साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, साइक्लिन डी और साइक्लिन ई। फिर है सीडीकेज। सीडीकेज क्या है, ये होते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो कि फोस्फोराइलेट करते हैं दूसरे प्रोटीन्स को, और ये कौन कौन से आज हम पढ़ेंगे, सीडीके 1, 2, 6, 4, ठीक है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये पहले भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, एक बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने साइक्लिन और सीडीके, कौन कौन से साइक्लिन और सीडीके किस फेज में इन्वॉल्व होते हैं, वो आप उस वीडियो से भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देती हूँ। G1 फेज में साइक्लिन डी, सीडीके 4, 6 इन्वॉल्व होते हैं। G1 से S फेज में जाने के लिए साइक्लिन ई और सीडीके 2 इन्वॉल्व होते हैं। S फेज के लिए साइक्लिन ए, सीडीके 2 ये इन्वॉल्व होते हैं। S से M फेज में जाने के लिए साइक्लिन ए, सीडीके 1 इन्वॉल्व होता है। M फेज के लिए साइक्लिन बी और सीडीके 1 जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो डिफरेंट सीडीके और साइक्लिन है, डिफरेंट फेजेस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जिस फेज में साइक्लिन और ई और सीडीके 2 प्रेजेंट होगा वो ट्रांजिशन फेज होगी G1 से S में जाने वाली, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं कुछ निमोनिक्स बना के, कि कौन से फेज में कौन से साइक्लिन, कौन से सीडीके इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने तो ऐसे याद किया था, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर अमिताभ बच्चन, कुछ ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, या फिर द इंटरटेनर एक्टर अमिताभ बच्चन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 462 जैसे कि मैंने याद किया था 462, 211 करके, ऐसे सीक्वेंस में आपको याद रखना होगा कि 4, 6 जो है वो G1 फेज में इन्वॉल्व होता है, और G1 से S फेज में जाने के लिए E और 2 जो सीडीके है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू कि कैसे आपको याद करना है, निमोनिक्स बना के याद करना है,
या आप वैसे ही रट्टा मारने में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में क्या गिवन है। इस डायग्राम में कंसंट्रेशन गिवन है 3 मेजर साइक्लिन्स की। देखो यहाँ पे साइक्लिन्स की कंसंट्रेशन गिवन है। जो साइक्लिन्स होते हैं वो बेसिकली उनकी कंसंट्रेशन वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फेजेस, मतलब डिफरेंट फेजेस में इनकी कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट मिलेगी आपको। साइक्लिन की एक पर्टिकुलर साइक्लिन की कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर फेज में मिलती है। और यहाँ पे सीडीकेज की कंसंट्रेशन इसलिए गिवन नहीं है क्योंकि सीडीके की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती थ्रू आउट द सेल साइकिल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ साइक्लिन्स की कंसंट्रेशन ही चेंज होती है। जैसे कि G1 से S फेज में जाने के लिए G1S साइक्लिन जो है वो प्रेजेंट होगा और बाद में उसकी कंसंट्रेशन इस तरीके से ड्रॉप कर जाएगी, आप जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हो। फिर जो एस साइक्लिन है, जैसे ही एस फेज आने वाली होगी इस तरीके से एस साइक्लिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और फिर इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगी। फिर इसी तरीके से जो एम साइक्लिन है, एम साइक्लिन कौन से होंगे, दैट इज बी, जो साइक्लिन बी होंगे वो साइक्लिन बी जो है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है जैसे ही G2 से M फेज में साइकिल जाएगी, ठीक है। उस टाइम पे उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम फेज है, एम फेज में मेटा फेज आएगी, फिर एना फेज आएगी और यहाँ पे एपीसी इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या होते हैं एपीसी प्रोटीन, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बस आपको इस डायग्राम से ये समझ लेना है कि कौन से पर्टिकुलर सेल साइक्लिन की कंसंट्रेशन किस पर्टिकुलर फेज में ज्यादा है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। सो आप इसे इजीली समझ सकते हैं। CDK1 जो है, अब जो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं और साइक्लिन जो है जब ये मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उस टाइम पे ये इनएक्टिव होते हैं। इनको एक्टिव होने के लिए कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है, वो प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पे CAK प्रोटीन जो है इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिव करेगा, साइक्लिन CDK के कॉम्प्लेक्स को। ये सिर्फ साइक्लिन बी और CDK1 के लिए नहीं है, जितने भी CDK और साइक्लिन्स होते हैं उनको CAK दैट इज CDK एक्टिवेटिंग काइनेज जो है वो एक्टिवेट करते हैं। तो ये जो CDK एक्टिवेट काइनेज है ये क्या करेगा, ये 161 थ्रियोनिन जो है 161 मतलब 161 पोजीशन पे जो थ्रियोनिन प्रेजेंट है उसको फोस्फोराइलेट कर देगा। किसके ऊपर, जो CDK1 है उसके ऊपर फोस्फोरिलेशन कर देगा इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का। जैसे ही फोस्फोरिलेशन हुआ अब ये क्या हो गया, अब ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो CDK1 और साइक्लिन बी है, अगर यहाँ पे V1 जो है फोस्फोरिलेट कर देता है CDK1 को, और वो भी किस पोजीशन पे, दैट इज 15th पोजीशन ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो एसिड के 15th पोजीशन पे टायरोसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट है, अगर उसको V1 फोस्फोरिलेट कर देता है तो अब ये जो एक्टिविटी है ये इसकी इनहिबिट हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई तो आप इसको ऐड कर लेना, यहाँ पे इसकी एक्टिव, ये इनएक्टिव ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि V1 ने जो है इसको फोस्फोरिलेट कर दिया है। और V1 क्या होता है, एक इनहिबिटरी काइनेज होता है, मतलब जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देता है बेसिकली। ये इसको भी जो ये अब एक्टिवेट हो गया, अगर यहाँ पे भी V1 काइनेज जो है फोस्फोरिलेट कर दे 15 टायरोसिन के ऊपर, तो भी ये क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर जो CDC25 फोस्फेटेज, ये इसको एक्टिवेटिंग प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो 15वें अमीनो एसिड के ऊपर जो टायरोसिन है इसके ऊपर जो फोस्फोरिलेशन होता है इसको ये रिमूव कर देता है, इसीलिए ये एक टाइप का क्या है, फोस्फेटेज है। सो CDC25 जो है ये एक एक्टिवेटिंग प्रोटीन है, मतलब ये क्या करेगा, एक्टिव करेगा CDK साइक्लिन बी के कॉम्प्लेक्स को। सो जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा, अब जो सेल है वो एंटर कर जाएगी उस पर्टिकुलर फेज में जो उनसे CDK साइक्लिन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं, जो कि एक्टिव हुए हैं। तो CDK1 और साइक्लिन बी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसीलिए अब जो सेल है वो M फेज में एंटर कर जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से, मतलब CDK1 साइक्लिन बी को एज एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे,
जो सीडीके और साइक्लिन का कॉम्प्लेक्स है उसको सीएके एक्टिवेट करता है, वी1 उनको इनहिबिट करता है, और CDC25 जो है ये भी एक्टिवेट करता है। आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से G1 से S फेज में ट्रांजिशन होता है एक पर्टिकुलर सेल का, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांजिशन है, यहाँ पे N लगा लीजिए, ये ट्रांजिशन है, ठीक है। तो G1 से S फेज में किस तरीके से ट्रांजिशन होगा वो यहाँ पे देखेंगे हम। कोई भी सेल है, ठीक है, उस पे जब ग्रोथ फैक्टर आएंगे, रेसमैप काइनेज पाथवे जो है वो चलेगा सेल सिग्नलिंग का, और क्या होगा, वो सिंथेसाइज करा देगा उस पाथवे के थ्रू, फिर सिंथेसिस होगी साइक्लिन डी की। अब साइक्लिन डी की सिंथेसिस हो गई तो CDK4/6 के साथ मिलके जो साइक्लिन डी है, अब इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, लेकिन अब ये इनएक्टिव है, तो CAK जो है वो इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिव कर देगा, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स जो अभी एक्टिव हो गया है, CDK4/6 और साइक्लिन डी, ये एक कॉम्प्लेक्स बना होता है रेटिनोब्लास्टोमा और E2F, जो E2F एक टाइप का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, इसके साथ रेटिनोब्लास्टोमा जुड़ा होता है। तो जब तक ये रेटिनोब्लास्टोमा इस E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जुड़ा रहेगा तब तक ये जो है इनएक्टिव रहेगा। लेकिन CDK4/6 साइक्लिन डी जो है ये क्या करता है, ये रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन जो है इसको फॉस्फोरिलेट कर देता है। जैसे ही इसका फॉस्फोरिलेशन होगा रेटिनोब्लास्टोमा का, तो ये रिमूव हो जाएगा। अब E2F जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो एक्टिव हो गया। अब ये E2F अगर एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा किसका, G2 से S साइक्लिन में जो साइक्लिन E है उसका, और S साइक्लिन के लिए S साइक्लिन जो कौन सा होता है, साइक्लिन A, इन दोनों साइक्लिन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, E और A का, जो कि G1 से S में जाने के लिए जरूरी होता है वो साइक्लिन E होता है, और S साइक्लिन जो है वो कौन सा होता है, साइक्लिन A होता है, ठीक है। जैसे ही इनका ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया, अब क्या होगा, ये जो साइक्लिन से ये फर्दर एक पॉजिटिव लूप चलाएंगे, ये फिर से जो बाकी बचे हुए रेटिनोब्लास्टोमा है उनको फॉस्फोरिलेट करवाएंगे, और फिर से E2F को रिलीज करवाएंगे और अपना ही प्रोडक्शन इंक्रीज करवाते हैं एक तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से जो सेल है वो S फेज में चली जाएगी, और DNA का सिंथेसिस आपको पता है S फेज में ही होता है, तो DNA रेप्लिकेशन जो है S फेज में वो शुरू हो जाएगा। अब G2 से M फेज में किस तरीके से ट्रांजिशन होता है, हमने देखा था पीछे से जो यहाँ पे कि किस तरीके से ये CAK V1 किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, और किस तरीके से सेल जो है वो M फेज में एंटर करता है, और क्या क्या चीजें होती हैं G2 से M फेज में जाने के लिए। यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। अब G2 से M फेज में जाएगी सेल साइकिल, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसका डिग्रेडेशन करवाया जाएगा। अब वो डिग्रेडेशन कैसे होता है, जो CDK1 है, अब हमें ये पता है ये काइनेज है, तो काइनेज का क्या काम क्या होता है, ये फॉस्फोरिलेशन का काम होता है। तो जो न्यूक्लियर लैमिन्स प्रोटीन्स होते हैं, हमें पता है जो न्यूक्लियर लैमिना बना होता है वहां पे कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको लैमिन प्रोटीन बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, ये CDK1 फॉस्फोरिलेट कराएगा न्यूक्लियर लैमिन्स को, और जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स है, मतलब जो NPC जिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ होगा उसको भी ये फॉस्फोरिलेट कराएगा, और जैसे ही इनका फॉस्फोरिलेशन होगा इन प्रोटीन्स का, अब लैमिन फिलामेंट जो है वो डिसोशिएट होकर लैमिन डाइमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया, फिलामेंट बना हुआ था लेमिन का, ठीक है। CDK1 आया, उसने फॉस्फोरिलेशन करवा दिया लेमिन्स के ऊपर, जिसके कारण अब वो फिलामेंट टूट गया, अब वो डाइमर्स में प्रेजेंट होगा, तो इसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इस तरीके से डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। बेसिकली G2 से जब M फेज में ट्रांजिशन होता है, पता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है जब वो M फेज में चला जाता है सेल, तो यही चेंजेस यहाँ पे होते हैं। अब मेटाफेज से एनाफेज में जाता है, मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिशन होता है। पहली फेज क्या होती है, प्रोफेज, एम फेज में आने के बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होती है। मेटाफेज से एनाफेज में जब सेल जाता है तो उस टाइम पे क्या चीजें होती हैं, APC नाम का एक प्रोटीन होता है। जो APC प्रोटीन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है।
CDC20 प्रोटीन जो है वो आएगा जब मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिशन होना होगा। ये एपीसी के साथ मिलके एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब ये एपीसी की एक्टिविटी को जो है वो मतलब एक तरीके से बढ़ा देगा, एक्टिवेट करा देगा एपीसी को CDC20, जिसके कारण क्या होगा, एक तो काम क्या करेगा ये एपीसी, ये यूबिक्विटिनेशन कराएगा साइक्लिन बी का बेसिकली। ठीक है, साइक्लिन बी के ऊपर जो है ये यूबिक्विटिनेशन कराता है, जिसके कारण अब जो साइक्लिन बी है वो डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाएगी किसकी, साइक्लिन बी की, क्योंकि यहाँ पे यूबिक्विटिन ऐड हो गया। उसके अलावा एक दूसरा काम क्या करता है एपीसी, ये जो सिक्योरिन जो सेपरेज को बाइंड करा के रखता है। जब तक सिक्योरिन सेपरेज के साथ बाइंड किए हुए है, ये सेपरेज जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी इनहिबिट रहेगी। लेकिन ये एपीसी क्या करता है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये सिक्योरिन को यूबिक्विटिनेट कर देता है, जिसके कारण डिग्रेडेशन हो जाता है इस सिक्योरिन प्रोटीन का। अब सिक्योरिन प्रोटीन का डिग्रेडेशन हुआ तो अब सेपरेज जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो सेपरेज एंजाइम अब एक्टिव हो गया। ये सेपरेज एंजाइम क्या करता है, ये कोहेसिन प्रोटीन्स को डिग्रेड कराता है। ठीक है, कोहेसिन प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को बाइंड करा के रखते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये है कोहेसिन प्रोटीन जो कि इन दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़े हुए थे। लेकिन सेपरेज ने आके क्या कर दिया, इन कोहेसिन प्रोटीन्स को डिग्रेड करा दिया, जिसके कारण अब ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, सो अब हम देखेंगे ये जो प्रोटीन्स हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको इन सभी प्रोटीन्स के बारे में मालूम है कि इनका क्या फंक्शन होता है। सो ये हम केसेस लेके चलते हैं। अगर V1 जो V1 है ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमें पता है V1 की एक्टिविटी इनिबिशन की होती है, तो नॉर्मल कंडीशंस में जब सेल नॉर्मली काम कर रहा होगा तो उस नॉर्मल कंडीशंस में जो सेल साइज होगा वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि V1 एक इनहिबिटरी प्रोटीन है। इनहिबिटरी प्रोटीन्स तो सेल डिवीजन को रोकेंगे, तो नॉर्मल कंडीशन में सेल का इंक्रीज होगा, सेल साइज इंक्रीज होगा। लेकिन अगर वो वहां पे म्यूटेशन है, अगर V1 में म्यूटेशन है तो वो डिक्रीज सेल साइज जो है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि V1 में म्यूटेशन हो गई, V1 प्रेजेंट ही नहीं है, तो इनहिबिटरी फंक्शन कैसे होगा, तो सेल डिवीजन चलता रहेगा, मतलब सेल साइज डिक्रीज होगा। फिर जो CDC25 है, CDC25 प्रोटीन जो है ये इसका फंक्शन ये एक्टिवेटिंग नेचर का होता है। सो एक्टिवेटिंग नेचर का होता है, हमने पीछे देख लिया ना कि CDC25 एक फोस्फेटेज होता है, और वो V1 जो फोस्फोरिलेशन करता है, V1 काइनेज, उस फोस्फेटेज उस फोस्फोर जो फोस्फेट है उसको रिमूव करा देता है CDC25। तो इस ये एक्टिवेटिंग फंक्शन मतलब एक्टिवेटिंग नेचर का होता है, तो ये नॉर्मल कंडीशंस में सेल साइज को डिक्रीज कराएगा, मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। लेकिन अगर ये अब्सेंट ही है तो ये जो म्यूटेंट केस में क्या होगा, सेल साइज इंक्रीज करेगा। और ये रेटिनोब्लास्टोमा है, रेटिनोब्लास्टोमा हमें पता है E2F को बाइंड करा के रखता है, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, जिसके कारण जो साइक्लिन S जो है वो उनकी सिंथेसिस हो। ठीक है, तो अगर रेटिनोब्लास्टोमा प्रेजेंट रहेगा तो E2F इनएक्टिव रहेगा, जिसके कारण अब आगे नहीं बढ़ पाएगी साइकिल, तो ये इनहिबिटरी नेचर का हुआ। तो इनहिबिटरी नेचर का है तो नॉर्मल कंडीशंस में सेल साइज को इंक्रीज ही कराएगा, लेकिन म्यूटेंट कंडीशन में डिक्रीज कराएगा। इसी तरीके से CD के साइक्लिन अगर ये अगर ये जो है एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल कंडीशन में सेल साइज को डिक्रीज कराएंगी, मतलब डिवीजन कराएंगी, और म्यूटेंट केस में ये सेल साइज को इंक्रीज कराएंगे, मतलब डिवीजन को इनहिबिट करेंगे। CAK क्या होता है, इसका भी एक्टिवेटिंग फंक्शन है। ये भी क्या कर रहा था, 161 थ्रियोनिन के ऊपर फोस्फोरिलेशन करा रहा था, तभी एक्टिवेशन हो रहा था CD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स का। तो एक्टिवेटिंग नेचर है तो ये सेल साइज को डिक्रीज कराएगा, मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। म्यूटेंट कंडीशन में सेल साइज जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, CDC20 जो है ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि सेल डिवीजन को एक्टिवेट कराता है, तो ये इसका एक्टिवेटिंग नेचर है। नॉर्मल कंडीशंस में ये डिक्रीज कराएगा सेल साइज को, मतलब सेल डिवीजन होगा, और म्यूटेंट कंडीशन में इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा और म्यूटेंट कंडीशंस में किस तरीके से ये प्रोटीन्स बिहेव करेंगे। सो ये कुछ केसेस हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं।
सो आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने डिस्कस की। ये पार्ट 1 था सेल साइकिल रेगुलेशन का। पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दूंगी मैं। ठीक है, तब तक आप इंजॉय करते रहिए लर्निंग को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। उसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना कुछ पता चला है और क्या आप सीख पाए। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन।